नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन, भारत में घटता वामपंथी उग्रवाद, राजस्थान विवाह पंजीकरण अधिनियम, न्यायपालिका में महिलाएं और आयकर विभाग की कार्यवाही और विधि के शासन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आईआर और आपदा प्रबंधन से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन पर। हमारे द्वारा इससे पहले 6 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी बाढ़ के संदर्भ में चर्चा की गई थी, जिसमें हमने चर्चा की थी बाढ़ के बारे में, बिहार की बाढ़ के बारे में, उसके कारणों में, मानव भूमिका आदि के बारे में तथा तत्संबंधित निवारण उपायों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं बाढ़ की, जिसे अंग्रेजी में फ्लड कहा जाता है, वह क्या होता है। सामान्य रूप से बाढ़ को नदी धाराओं में पानी के बढ़ने और इसके फैलने से भूमि और मानव बस्तियों के जल प्लावन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाढ़ आमतौर पर तब दिखाई देती है जब सतही अपोहा के रूप में पानी नदी चैनलों और धाराओं की वहन क्षमता से अधिक हो जाता है और पड़ोसी निचले बाढ़ के मैदानों में बह जाता है। इसको आप इस चित्र से समझ सकते हैं, जिसमें एक सामान्य स्थिति में नदी जलधारा को दिखाया गया है जो अपने क्षेत्र में बह रही है, किंतु जब इस नदी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक जल आ जाता है तो वह अपने समीपस्थ क्षेत्रों में प्लावित हो जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। यूं तो बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में बाढ़ के संदर्भ में जिस तरीके से मानव जनित कारक देखे जा रहे हैं, वह तेजी से बाढ़ को बढ़ाए जाने के संदर्भ में जिम्मेदार हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर प्रयासों को किए जाने के बावजूद मुख्य रूप से हम बिहार के उत्तरी बिहार के क्षेत्र में लगातार बाढ़ को देख रहे हैं और इस तरीके से बिहार में बाढ़ की समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं में से एक है। ऐतिहासिक रूप से भी बिहार को भारत का सबसे अधिक बाढ़ संभावित राज्य के रूप में इसे जाना जाता है और बिहार की कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 73% बाढ़ प्रभावित है। इसमें भी उत्तरी बिहार का लगभग 76% जो आबादी है वह बार बार बाढ़ के खतरे का सामना करती है, क्योंकि इसमें से जो बहुत सारी नदियां हम उत्तरी बिहार के क्षेत्र में देखते हैं, वहां पर हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से नेपाल से सटे हुए उत्तरी बिहार के इस क्षेत्र में भूगर्भीय रूप से नवनिर्मित हिमालय से कई नदियां बहती हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ का कारक बनती हैं। इसमें हम कोसी का नाम ले सकते हैं, गंडक का नाम ले सकते हैं, बूढ़ी गंडक का नाम ले सकते हैं, बागमती का नाम ले सकते हैं और महानंदा नदियों आदि के समूहों का भी उदाहरण दे सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से नेपाल से इन नदियों का उद्गम होता है और ये अपने साथ भारी मात्रा में जल और तलछट को लेकर जाती है, जो नेपाल के तराई और बिहार के मैदानी इलाकों में व्यापक कहर के रूप में नजर आता है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा जो पिछले 30 साल में बाढ़ का खतरा हम देख रहे हैं, उसमें भारत के साथ ही नेपाल में भी बाढ़ प्रबंधन का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस पूरे परिदृश्य में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के प्रभावित कुल क्षेत्रफल में भी कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2004 आदि के वर्षों में बाढ़ से व्यापक तबाही देखी गई, जिसमें लगभग 800 लोगों की जान चली गई थी। बाढ़ का ये पुराना मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है, जो उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई में रहने वाले लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को सुभेद बना देता है। यही कारण है कि हमें बाढ़ के मुद्दे के साथ ही इसके संदर्भ में भारत और नेपाल के मध्य जल सहयोग के मुद्दे को भी समझने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल के द्वारा मुख्य रूप से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल से उद्गमित होने वाली नदियों से जो बिहार
के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है उसको नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में प्रारंभ से ही प्रयास किए जा सकें, जिसके तहत भारत और नेपाल दोनों ने ही ये प्रयास किया कि हम बाढ़ के पानी को नियंत्रित किए जाने के लिए उसके किनारों पर तटबंधों को बनाने का कार्य करें और 1955 में कोसी के तटबंधों पर काम प्रारंभ कर दिया गया था। इसमें भारतीय स्वयंसेवकों की भूमिका थी और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सेवानिवृत्त नेपाली सैनिकों के एक समूह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हालांकि हाल के समय में यह जो तटबंध आदि हैं इसके संदर्भ में भारत और नेपाल द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। विशेष रूप से नेपाल की इस रूप में आलोचना की जाती है कि किस प्रकार से उसके द्वारा बाढ़ और जल प्रबंधन के मामलों में उदासीनता दिखाई गई है। इसके चलते यह हुआ है कि हम भारत और नेपाल के मध्य जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में सहयोग को देखते हैं, किंतु बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में नई सहयोग की पहल की हम ज्यादा चर्चा नहीं सुनते हैं। इस पूरी परिचर्चा में हमें यह भी समझना होगा कि हाल के समय में जो जल प्रबंधन दृष्टिकोण है उसको लेकर कुछ नई समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से ऐसी नदियों के संदर्भ में जो हम नदियों के पानी को रोकने के लिए तटबंधों के दृष्टिकोण को देखते हैं, उस तटबंधों की देखभाल के संदर्भ में भी अनेक समस्याएं देखी जा रही हैं। हम 1930 के दशक से ही बाढ़ नियंत्रण के एक पारंपरिक तरीके से अलग हटकर तटबंध के आधार पर बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने का एक दृष्टिकोण देखते हैं, जिसके तहत नदी के किनारों पर बाढ़ के पानी को रोके जाने के लिए तटबंधों का निर्माण किया जाता है और अनेक बार इसके माध्यम से नदी की धाराओं को रूट भी किया जाता है, यानी उसको बदलने का प्रयास भी किया जाता है। किंतु अनेक नदियों के संदर्भ में देखा गया है कि यदि नदी के द्वारा किसी भी प्रकार का मार्ग परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रकार का तटबंध का जो दृष्टिकोण है वह असफल भी हो सकता है। इससे यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से तटबंध के इस दृष्टिकोण ने धीमी जल प्रवाह के पारंपरिक पैटर्न को बिगाड़ने में भी भूमिका निभाई है और इसके माध्यम से जो प्राकृतिक रूप से पहले जल बहता था और इससे खेती में उसके द्वारा सहायता मिलती थी, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत और नेपाल के बीच 1954 में जो कोसी की संधि की गई, उसके तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव के संदर्भ में प्रयास किया गया था, किंतु इनको आगे और बेहतर ढंग से लागू नहीं किया गया, जिससे आज हम तटबंधों की स्थापना और रखरखाव को बेहतर नहीं पाते हैं, जो बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा देता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव के संदर्भ में संधि को किया गया तो उसे भविष्यवादी दृष्टिकोण से नहीं किया गया, जिसमें होने वाले जलवायु असंतुलन और सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता का अभाव देखा गया था, जिससे समस्याएं वर्तमान में और बड़े रूप में नजर आ रही हैं। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से विविध नदियों का मार्ग बदलने के चलते तटबंधों की जो भूमिका है वह अप्रासंगिक सी हो गई है और इससे कई बार यह देखा जाता है कि तटबंध होने के बावजूद हम बाढ़ को देखते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोसी आदि नदियों के संदर्भ में यह देखा जाता है कि किस प्रकार से वे अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, रेत, गाद और तलछट के जमाव को लेकर आती हैं, जिससे उनका नदी का तल लगातार ऊपर उठता जाता है, मार्ग बदलता रहता है और इससे अकल्पनीय नुकसान देखा जाता है। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि 18वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी के मध्य में कोसी के द्वारा 100 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर स्थानांतरण देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े मात्रा में मानव विस्थापन देखा जाता है। यही कारण है कि विशेष रूप से बिहार के द्वारा 2005 से लेकर 2010 और उसके बाद के कालों में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के रूप में काफी कार्य किया गया है, जिसके तहत नदियों से होने वाली बाढ़ को रोके जाने के लिए बांध और जलाशयों के निर्माण के साथ ही तटबंधों और चैनल के सुधार में भी बुनियादी ढांचे में नए तरीके से दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके तहत बाढ़ के मैदान का प्रबंधन किए जाने के साथ ही बाढ़ का पूर्वानुमान, चेतावनी, बाढ़ बीमा और वित्तीय मुआवजे जैसे गैर संरचनात्मक उपायों को भी लागू करने पर बल दिया गया है।
हालांकि हमें साथ ही यह भी सोचना होगा कि किस प्रकार से यदि हम केवल और केवल भारत में ही बाढ़ के पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो नेपाल से उद्भवित होने वाली नदियों से आने वाली बाढ़ के संदर्भ में ज्यादा बेहतर उपाय नहीं किया जा सकता है। यानी हमें भारत और नेपाल को साथ मिलकर पुरानी योजनाओं को और व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी होगी तथा जल प्रबंधन सहयोग की दीर्घकालिक रणनीति स्थापित करने पर कार्य करना होगा। इसके संदर्भ में यह सलाह दी जाती है कि हमें एक द्विपक्षीय तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है और इसके तहत एक समर्पित अंतर सरकारी पैनल का गठन किया जाना चाहिए और इसी आधार पर कार्य करते हुए ज्यादा बेहतर बाढ़ प्रबंधन किया जा सकता है। जब हम बाढ़ प्रबंधन पर बात करें तो इसमें हमें शमन उपायों की भी बात करनी होगी, हमें बेहतर पूर्व तैयारी की भी बात करनी होगी, हमें बेहतर अनुक्रिया की भी बात करनी होगी और बेहतर रिकवरी पर भी बल देना होगा, जिसके तहत शमन उपायों के तहत लोगों को बाढ़ के तरीकों और विभीषिका के संदर्भ में जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। विविध प्रकार के सुभेद्यता के मूल्यांकन की आवश्यकता है। हमें अवसंरचना को बेहतर बनाए जाने के साथ ही बेहतर तैयारी को रखने की आवश्यकता है। इसके तहत हमारी अनुक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों की जान बचा सकें और साथ ही साथ हमारी रिकवरी न केवल आर्थिक स्तर पर हो, साथ ही साथ इसमें हम स्थायी अवसंरचना का भी बेहतर निर्माण करके जो विविध प्रकार की हानियां देखी जाती हैं उसका भी निवारण कर सकें, तभी हम बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे भारत में घटते वामपंथी उग्रवाद के संदर्भ में। हमारे द्वारा इससे पहले 26 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसमें हमने चर्चा की थी ग्रे हाउंड्स के बारे में, नक्सलवाद की पृष्ठभूमि के बारे में, उसके कारणों के बारे में, राज्य प्रतिक्रिया और रणनीति के बारे में, जिसे आप देख सकते हैं। अब इसके संदर्भ में एक नवीन घटना के तहत गृह मंत्रालय की एक नवीन रिपोर्ट के माध्यम से यह दावा किया गया है कि किस प्रकार से भारत में जो माओवादियों का भौगोलिक प्रभाव था, जो पहले कम से कम नहीं तो 96 जिलों में विस्तृत था, अब वह घटकर देश के केवल 41 जिलों तक ही सीमित हो गया है। इन 41 जिलों में से भी कम से कम 25 जिलों में हम वामपंथ की कम से कम 85% गतिविधियों को देख रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में न केवल कमी लाने में सक्षम हुए हैं, अपितु इसकी तीव्रता को भी घटा पाने में सक्षम हुए हैं। इसका दावा मंत्रालय के द्वारा भी किया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दशक में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में धीरे धीरे गिरावट आई है और इसमें कुल हिंसक घटनाओं में भी कमी देखी गई है। जैसे कि 2009 में जो कुल घटनाएं देखी गई थी वो लगभग 2258 थी, जो इस साल 31 अगस्त तक घटकर 349 तक सीमित हो गई हैं। इसी अवधि के दौरान जो मौतों की संख्या है वह भी घटी है, जो पहले 908 थी और वर्तमान में वह 110 तक सीमित रह गई है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से 2006 और उसके बाद से काफी तीव्रता से इसके संदर्भ में कार्य किया गया है, जिसके तहत पहली बार 2006 में माओवादी मुद्दे के समाधान के लिए एक पृथक LWE यानी वामपंथी उग्रवाद को समर्पित डेस्क की स्थापना की गई थी। गृह मंत्रालय ने साथ ही साथ यह भी कोशिश की है कि जिन क्षेत्रों से वामपंथी उग्रवाद में कमी देखी गई है वहां पे वह फिर से ना फैल सके, इसके संदर्भ में भी कार्य किए जाएं। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा कम से कम 8 जिलों को चिंता के जिले यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यहां पर माओवादियों की विस्तार योजना को रोकने के लिए और वामपंथी उग्रवाद से इसको दूर रखने के लिए नवीन योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है। हालांकि अनेक विद्वानों का कहना है कि हमें वामपंथी उग्रवाद को और न्यून किए जाने के संदर्भ में कुछ और कार्यों को किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें जातीय और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए प्रभावी कदमों को उठाना होगा,
जिसके तहत हमें शिक्षा और रोजगार के अवसरों में जो असमानता दिखाई देती है इसको निवारित करना होगा। सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र बनाना होगा और इस प्रकार के प्रगतिशील कार्य को किए जाने से हम उस वातावरण को बना पाने में सक्षम हो सकते हैं जिसकी अनुपस्थिति में हम चरमपंथी हिंसा को पनपते देख सकते हैं। हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हम आर्थिक वंचना को कम करने के लिए कार्य कर सकें। साथ ही साथ हम आवश्यक सेवाओं के वितरण में भी सुधार के लिए बेहतर कदम उठा सकें, क्योंकि यही वह आधार हैं जिसके तहत चरमपंथी आंदोलन जीवित रहता है। और यदि हम इसे कम कर पाने में सक्षम होते हैं, सेवा वितरण को सुधार कर पाते हैं, तो निश्चित ही हम चरमपंथी आंदोलन के आधार को ही नष्ट कर सकते हैं। कल्याण संबंधी कारकों को करने के साथ ही हमें पैरामिलिट्री रिफॉर्म्स को भी किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और इनके कार्यों में हमें संवेदनशीलता को शामिल किए जाने के साथ ही कमान और नियंत्रण के संदर्भ में और साथ ही साथ इनके द्वारा किए जाने वाले नेतृत्व कार्यों के संदर्भ में भी पुनर्गठन की आवश्यकता है, ताकि हम इसको संवेदनशील बना सकें और इस आधार पर वामपंथी उग्रवाद के प्रसार को कम करने के संदर्भ में भूमिका को निभाने में कार्य कर सकें। हमें यह भी समझना होगा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में जो जटिलताएं शामिल हैं उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य दोनों को ही मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। और यदि हम सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करेंगे तो इसके लिए संघ और राज्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के आधार पर कार्य कर सकती हैं और इससे वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए यह भी बेहद आवश्यक है कि हम पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए भी कार्य करें, क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में पुलिस द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और यदि हम स्थानीय पुलिस बलों का क्षमता निर्माण कर सकें, उनको आधुनिकीकृत कर सकें, तो इस प्रकार की स्थानीय ताकतें वामपंथी उग्रवादी संगठनों का और ज्यादा कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से सामना कर सकती हैं और इनको बेअसर कर सकती हैं। इस संदर्भ में राज्यों को भी भूमिका निभानी होगी। विशेष रूप से राज्यों को विविध प्रकार के वामपंथी उग्रवादी समूहों को पूरी तरीके से समाप्त करने और प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से विविध प्रकार के वामपंथी उग्रवादी समूहों का हाशियाकरण किया जा सकता है। राज्यों को यह भी कोशिश करनी होगी कि वे वामपंथी उग्रवाद के जाल में फंसे निर्दोष लोगों को मुख्य धारा में ला सकें और इसके लिए राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को शांति प्रिय लोगों की सुरक्षा करने के साथ ही नक्सलवादी क्षेत्रों के विकास को भी किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी उपायों और सुझावों के साथ ही हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा, जिसे 2017 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था और यह है समाधान सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से समाधान सिद्धांत एक एक अक्षर के माध्यम से महत्वपूर्ण रणनीति को दर्शाता है, जिसमें एस का तात्पर्य होता है स्मार्ट लीडरशिप, जो नक्सल विरोधी अभियानों का स्वामित्व लेने और गुरिल्लाओं से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसमें हम ए के संदर्भ में एक रणनीति के बारे में बात करते हैं, जिसमें एग्रेसिव रणनीति के माध्यम से ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर सहायता और साथ ही साथ नक्सल क्षेत्रों में 400 दुर्गीकृत पुलिस स्टेशनों की स्थापना पर बल दिया गया है। एम के माध्यम से मोटिवेशन और ट्रेनिंग पर बल दिया गया है, जिसमें अर्धसैनिक बलों को नक्सलियों से निपटने के लिए बेहतर ट्रेनिंग पर बल दिया गया है। ए के माध्यम से एक्शनेबल इंटेलिजेंस पर बल दिया गया है, जिसमें कार्यवाही करने योग्य खुफिया जानकारी पर बल दिया जाता है ताकि अंतरराज्यीय सीमाओं में बेहतर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाता है ताकि बेहतर
अंतर्राज्य समन्वयन और खुफिया जानकारी को साझा किया जा सके और इसके माध्यम से चरमपंथी उग्रवाद का बेहतर निवारण किया जा सके। इसमें डी से तात्पर्य डैशबोर्ड आधारित केपीआई से है, जिसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। एच के माध्यम से तकनीक को हार्नेस करने यानी उसके उपयोग पर बल दिया जाता है, जिसमें माओवादी क्षेत्रों के लिए यूएवी और ड्रोन पर बल दिया गया है, जीपीएस ट्रैकिंग पर बल दिया गया है और साथ ही साथ विविध प्रकार की डिवाइसों, रडार, सैटेलाइट इमेज और हथियारों में ट्रैकर आदि लगाने पर बल दिया गया है। ए के माध्यम से प्रत्येक थिएटर के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत मुख्य रूप से जंगल के युद्ध यानी जंगल वॉरफेयर के संदर्भ में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है। एन के माध्यम से वित्त पोषण तक पहुंच को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद समूहों के लिए धन प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकना सुनिश्चित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की समीक्षा की गई है और इसके माध्यम से कोशिश की गई है कि जो वामपंथियों को विविध प्रकार के हथियार आदि के माध्यम से जो धन आदि प्राप्त होता है उसको रोका जा सके और इस आधार पर उनके संसाधनों को सीमित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को रोके जाने की दिशा में काफी सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, किंतु इनको और बेहतर करा जा सकता है यदि हम इन उपायों को लागू करने पर बल दें और इसमें एक अंतरराज्य कार्यवाही को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी यानी सामाजिक मुद्दों से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के विवाह पंजीकरण अधिनियम में बदलाव से संबंधित विवाद पर। हाल ही में राजस्थान राज्य विधानसभा में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस विधेयक से विवाद पैदा हो गए हैं। विरोधियों का तर्क है कि इस प्रकार के संशोधन से बाल विवाह को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह तर्क दिया है कि जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं वह नाबालिगों के विवाह संबंधों की स्थिति को बदले बिना ही पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान विधानसभा के द्वारा 2009 में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था और इसके माध्यम से सभी प्रकार के विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया था। अब इसमें मुख्य रूप से एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार विवाह पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ ही विवाह के पक्षकारों के पंजीकरण से संबंधित अधिनियम की धारा 5 और 8 में संशोधन कर रही है और इसके माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को अपनी शादी की जानकारी खुद देने का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 2009 के अधिनियम में यह कहा गया था कि वर और वधू के माता पिता या अभिभावक पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे यदि लड़का और लड़की दोनों ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो और इस संशोधन के द्वारा दुल्हन की आयु को 18 वर्ष तक सीमित कर दिया है। सरकार का यह तर्क है कि इस प्रकार के संशोधित विधेयक के माध्यम से बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, कई सारे होने वाले विवाहों यानी बहु विवाह को रोका जा सकेगा और साथ ही साथ भरण पोषण और विरासत से संबंधित मामलों को भी ध्यान में रखा जा सकेगा। इस प्रकार के संशोधन पर यह आरोप लगाया गया है कि इसके माध्यम से बाल विवाह को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि बाल विवाह का मात्र पंजीकरण किए जाने से उसको वैध नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक अवयस्क को यह अधिकार है कि वह बालिग होने पर अपनी शादी रद्द करवा सकता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 2006 का सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है सीमा बनाम अश्वनी कुमार मामला। इसमें भारतीय नागरिकों के सभी प्रकार के विवाहों को पंजीकृत करने को अनिवार्य किया गया था, जिसमें बाल विवाह भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का यह भी कहना है कि राज्य में यदि किसी भी प्रकार का बाल विवाह होता है तो इसके संदर्भ में मैरिज रजिस्ट्रार यानी विवाह पंजीयक जानकारी देता है जिला कलेक्टर को और उसी के अनुसार उसमें आगे कार्रवाई की जाती है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार बाल विवाह की सर्वाधिक प्राप्त की जाने वाली घटनाओं वाले राज्यों में उभरा है, जो लड़कों में 8.6% है और लड़कियों में 8.3% है। इसके अलावा 2015-16 में एकत्र किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 15 से 19 वर्ष की आयु की लगभग 16.2% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से ही पहले की गई थी, जो बाल विवाह की व्यापकता को दर्शाता है। संशोधन के समर्थकों का कहना है कि यह संशोधन बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को नहीं छूता है और पंजीकरण के बावजूद बाल विवाह को अपराध बनाकर रखा गया है। हमें यह भी समझना होगा कि यह विवाह के प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यह नाबालिग बच्चों के विवाह संबंधों के खिलाफ कार्यवाही की सुविधा के लिए एक प्रकार के दस्तावेजी सबूत को भी आगे बढ़ाता है। हालांकि समर्थकों का यह भी कहना है कि मात्र संशोधन किए जाने से ही बाल विवाह की समस्या को हम दूर नहीं कर सकते हैं, अपितु इसमें राज्य सरकार को बाल विवाह करने वालों के खिलाफ कार्यवाही को तेज किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए कम से कम 50% प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों को सम्मानित करने से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इसमें उन्होंने महिला न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से बात करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाएं केवल 30% हैं और साथ ही साथ यदि हम कुछ अन्य आंकड़ों के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स में महिला न्यायाधीशों की संख्या मात्र 11.5% ही है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 कार्यरत जज हैं, इनमें केवल 4 ही महिला न्यायाधीश हैं, यानी यह कुल प्रतिशतता भी केवल 12% ही है। इसके अलावा देश में कम से कम नहीं तो 17 लाख वकील हैं, उसमें भी केवल 15% ही महिलाएं हैं। इसके अलावा राज्य बार काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2% ही महिलाएं हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो कोई भी महिला सदस्य नहीं है। यानी हमें न्यायपालिका में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसके संदर्भ में कार्य किया गया है, जिसके तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो 9 नए नवीन जजों की नियुक्ति की गई है, उसमें 3 महिलाएं हैं और इस प्रकार से कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और यह है सर्वोच्च न्यायालय में अब तक सेवारत महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। उनमें से एक न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना 2027 में पहली महिला सीजेआई भी बन सकती हैं। यदि हमें न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है तो इसके लिए कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत कानूनी शिक्षा में हमें लैंगिक विविधता को बढ़ाने पर बल देना होगा। महिलाओं के लिए लॉ स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीटों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को आरक्षित करना होगा। साथ ही साथ हमें बुनियादी ढांचे की कमी, लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक दृष्टिकोण को भी महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए कार्य करना होगा। वर्तमान में हम ये देखते हैं कि पुरुष वकीलों यानी अधिवक्ताओं के लिए ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाती है। अदालतों के भीतर असहज करने वाला माहौल होता है, भीड़ भाड़ बड़े कोर्ट रूम होते हैं और महिलाओं के लिए वॉशरूम की कमी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसे बदलने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने खुद इसके संदर्भ में एक सर्वेक्षण कराया था और उसमें यह पाया गया कि 6000 ट्रायल कोर्ट्स में लगभग 22% में महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है और इसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
यही कारण है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि यदि हमें अदालत के परिसरों में समावेशी डिजाइन को प्रस्तुत करना है तो इसके लिए हमें एक नवीन इकाई को बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसको उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचनागत नियम कहा है, और इसके माध्यम से न्यायिक अवसंरचना को और बेहतर और महिला अनुकूल बनाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है आयकर विभाग की कार्यवाही और विधि के शासन से। हाल ही में आयकर विभाग की अनेक कार्यवाहियों की आलोचना की गई है। मुख्य रूप से आयकर विभाग की इन कार्यवाहियों की आलोचना इस रूप में की गई है कि उनके द्वारा जो कार्यवाही की गई वह नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना करती है और विधि के शासन को भी पूर्ण रूप से पालित नहीं करती है। इसके तहत मुख्य रूप से जो इस एडिटोरियल में उदाहरण दिया गया है वह 10 सितंबर का दिया गया है, जब मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा डाला गया था। नियमों के अनुसार इसे इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 133 ए के तहत एक सर्वे बताया गया था। हालांकि मुख्य रूप से यह जो सर्वे बताया गया है यह कई प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर देता है। आयकर अधिनियम की धारा 133 ए मुख्य रूप से आयकर के मामलों में सर्वे से संबंधित है, जिसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है। इसके माध्यम से किसी कार्यालय विशेष में विभिन्न खातों को जांचने के साथ ही वहां उपस्थित नकद धन आदि की भी जांच की जाती है, किंतु इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें कुछ निश्चित नियमों को निर्धारित किया गया है जिनका पालन किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि 133 ए में यह निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार का जो सर्वे किया जाना चाहिए वह कार्यालय समय अवधि यानी ऑफिस आवर्स में ही किया जाना चाहिए और इसके तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया गया। न्यूज लॉन्ड्री आदि मामलों में इस प्रकार के सर्वे को छापे की कार्यवाही के रूप में देखा गया और मूल रूप से यह जो सर्वे चला वह 24 घंटे से अधिक देखा गया है। इससे नागरिकों के अनेक मूल अधिकारों की अवहेलना हुई है, जैसे कि तथाकथित सर्वे के तहत न्यूज क्लिक के संस्थापक आदि को उनके वकील की सुविधा नहीं दी गई और उनसे अपराधियों की तरह बर्ताव किया गया। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत मोबाइल फोन से उनके डेटा को भी डिलीट करवाया गया, जो उनकी निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। हाल के समय में इस प्रकार की जो हम घटनाएं देख रहे हैं वो निश्चित ही चिंता का विषय है और इस आलेख के अनुसार हमें इसका निवारण करने के लिए मुख्य रूप से यदि मीडिया के संदर्भ में इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं तो विधिक संस्थाओं आदि के माध्यम से कार्य किए जाने की जरूरत है, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति को स्पष्ट करते हुए भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता की विवेचना करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है भारत में घटते वामपंथी उग्रवाद की पृष्ठभूमि में वामपंथी उग्रवाद को न्यूनतम किए जाने के सुझाव प्रस्तुत करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप बाढ़ का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसमें प्रमुख कारकों की भूमिका को बताएंगे। बाढ़ नियंत्रण में भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन की भूमिका को स्पष्ट करेंगे और इसमें कुछ सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वामपंथी उग्रवाद का सामान्य परिचय देंगे। इसके मुख्य भाग में आप भारत में घटते वामपंथी उग्रवाद को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे। वामपंथी उग्रवाद को और न्यूनतम किए जाने के संदर्भ में उपायों की व्याख्या करेंगे और इसमें सरकारी उपायों के भी उदाहरण देंगे, जैसे कि इसमें आप समाधान सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।